गॉस प्रमेय में पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल सदिश करके। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे वैद्युत फ्लक्स। और फिर हम पढ़े थे क्या, घन कोण। ठीक है, इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके थे और गोले के लिए घन कोण भी निकालना सीखे थे। ठीक है, अब थोड़ा चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। अभी चैप्टर में देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। मान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेशन बिना हेडिंग बताए आपको डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना हेडिंग बताए डेरिवेशन, वो हेडिंग क्या है क्या नहीं है अपने आप पता चल जाएगा। बिना हेडिंग बताए डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं और बिना हेडिंग, बिना देखो, जैसे हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे और जब कंप्लीट कर लेंगे इस डेरिवेशन को तो अपने आप पता चल जाएगा इसका हेडिंग क्या है। ठीक है, तो पूरा रहस्य जो है इसके लास्ट वाले डेरिवेशन पे टिका हुआ है। मान लो बच्चों एक गोला है अपने पास और इस गोले का यहां केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r। ठीक, हम क्या करते हैं कि इस गोले के केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश रखते हैं। तो आपको पता है कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर ऐसे जा रही होंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं भाई। अगर ऋण आवेश इसके आसपास नहीं है तो ये रेखाएं कहां की ओर चली जाएंगी, अनंत की ओर चली जाएंगी। अब इस गोले पर आप कहीं भी अवयव ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अवयव ले लेंगे। अवयव गोले का भाग कहलाता है। छोटा सा मैंने यहां अवयव ले लिया और इस अवयव पर एक क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंबवत खींच दिया। क्षेत्रफल सदिश हमको लग रहा है खींचना आ गया होगा। ये जो पीली वाली लाइन है इसको हम वेक्टर ई लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों? अब ध्यान देना कि यह अवयव हम गोले के कहीं भी लेंगे, वेक्टर डीए और वेक्टर ई एक दूसरे के समांतर होगा। अब कहीं भी ले लेंगे, कहीं भी लेंगे, कौन कौन सा, देखो यहां पे ले लेते हैं। तो ये आपका वेक्टर क्या है, डीए, और ये वेक्टर क्या है, ई है। अगर तुम यहां ले लेते हो बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब अब कहीं भी अवयव ले लेंगे हर जगह कोण समान बनेगा। तो अभी काम करते इतनी सारी रेखाएं हटाकर केवल एक रेखा लेकर अध्ययन करना शुरू करते हैं। बहुत सारी रेखाएं हो जाएगा तो हमारे लिए जटिल हो जाएगा, फिगर भी जटिल हो जाएगा और समझना भी जटिल हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि इस हेडिंग का, इस डेरिवेशन का हेडिंग मैं पहले नहीं बताऊंगा, लास्ट में खुद अपने आप को ये डिफाइंड कर लेगा, परिभाषित कर लेगा कि किसका हेडिंग चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये डेरिवेशन से आज हेडिंग देखते हैं, इसका हेडिंग क्या होना चाहिए। तो फिर से एक बार हम एक और गोला लेंगे और केवल एक वैद्युत क्षेत्र रेखा लेकर काम करेंगे। तो केवल एक वैद्युत क्षेत्र रेखा लेकर काम करेंगे। इस गोले की त्रिज्या कितनी है बच्चों? कैपिटल आर है। यहां गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है। गोले के पृष्ठ पर यहां पर एक बिंदु P है जो केंद्र O से कितनी दूरी पर होगा? R दूरी पर ही होगा। तो बच्चों इस आधार पे हम लिख सकते हैं P पर बच्चों इस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं? P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप पिछले क्लास में पढ़ के आए हो, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अगर यहां पर एक प्लस Q आवेश माना गया तो इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक और चीज, यहाँ स्मॉल r मैंने लिख दिया है, क्या होना चाहिए? या तो आप इसी को स्मॉल r लिख लो या तो इसी को आप क्या लिख लो, स्मॉल r। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगा। ये बातें समझ में आया? वैद्युत बल रेखा जो होता है ना ऐसे सीधे निकलेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस बिंदु पर अगर हम परीक्षण आवेश, धन आवेश रखें, देखो धन के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी? आपने इसको क्या लिख लेना है, वेक्टर ई। क्या ले लेना है बच्चों?
अब हम क्या करेंगे, इस गोले पर अवयव लेंगे, इस गोले पर अवयव लेंगे। तो इस गोले पर एक छोटा सा अवयव लिया गया और इस अवयव का ले लिया गया क्षेत्रफल सदिश। इस अवयव का क्या ले लिया गया। अब बताइए इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण दिख रहा है बच्चों। तो आपको 0 अंश का कोण दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते क्या हैं कि इस अवयव पर वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। और वैद्युत फ्लक्स आप निकालना जानते हैं, इसको हम लिखेंगे DA अवयव पे क्या निकालने वाले हैं बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। तो ये कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है d फाई E EDA cos 0 डिग्री। कितना डिग्री होगा बच्चों, ये किस पर फ्लक्स निकाले हैं, छोटे से अवयव पे निकाले हैं ना। मैं कितना लिख लूंगा फिर से, d फाई E और E इंटू DA। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना। ये छोटे से अवयव पर वैद्युत फ्लक्स है। अगर हमको संपूर्ण गोले पर फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स का मतलब होता है कि संपूर्ण गोले से वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं। जैसे अभी क्या निकाले हैं कि इस छोटे से हिस्से से वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, वो निकाला गया। हमको क्या चाहिए, पूरे गोले का चाहिए कि पूरे गोले का अगर हमको कराना है तो हमको वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं। इसी को तो फ्लक्स कहते हैं, इसी को कहते हैं ना फ्लक्स। तो बच्चों अगर आपको संपूर्ण चाहिए तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, समाकलन करना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने समाकलन पर रिंग लगाया हुआ है। इस रिंग का क्या मतलब होता है, संपूर्ण फ्लक्स क्या मतलब होता है। और किस वजह से यहां रिंग लगा है, क्योंकि यह कौन सी आकृति है, बंद आकृति है। कौन सी आकृति है बच्चों, इसकी जगह हम केवल फाई E लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और यहां समाकलन E की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या था, R²। और यहां पे क्या दिख रहा है आपको, DA। एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहां वेक्टर नहीं लगाना आपको। क्या नहीं लगाना है, वेक्टर नहीं लगाना। हो गया ये। अच्छा अब यहां पे ध्यान दो, हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं, फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या दिख रहा है, R² इंटीग्रेशन DA। लिख सकते हैं क्या। कल मैंने आपको यह समझाया था, अगर A क्षेत्रफल है तो DA सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा। अगर इसके साथ समाकलन लगा है तो इसको कहते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या कहते हैं इसको, संपूर्ण क्षेत्रफल, यही कहते हैं ना। अब यहां पे ध्यान दो, ये बच्चों ये इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल पढ़ेंगे। भाई ये किसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, गोले का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अवयव का ही तो समाकलन किया जा रहा है। और अवयव किसका भाग है, गोले का भाग है कि नहीं है। अर्थात ये किसका संपूर्ण क्षेत्रफल लिखा है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आपको बताना है कि यहां पर गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल लिखा गया है 4 पाई R²। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो कितने बराबर होता है, 4 पाई R² के बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे फाई E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई क्या, R²। और गुणे में कर देंगे, गुणे में ध्यान देना, इसका जब हम गुणा लगा देंगे, गुणे में कितना हो जाएगा, 4 पाई R²। नहीं समझ में आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे कि कट करेंगे, R² से R², 4 पाई से 4 पाई। ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा बचा क्या, फाई E बराबर Q बचा ना, और गुणे में कितना बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट। यही बचा कि नहीं बचा। तो हमारा क्या बच रहा है उस पर ध्यान देते हैं। हमारा बचा क्या, लास्ट में जो हमारा आंसर आया है वो Q गुणे में
1/ε0 आया है कि नहीं आया है? अच्छा, फाई ई को हम क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे ये बंद पृष्ठ फाई को क्या पढ़ना है तुमको? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्यू को क्या पढ़ना है? घिरा, क्या पढ़ना है बच्चों? घिरा हुआ आवेश। किससे घिरा हुआ आवेश है? देखो ये आवेश दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ गोले से घिरा हुआ है ना, तो इसलिए इसका क्या नाम रहेगा? घिरा हुआ आवेश। क्या नाम रहेगा? अब यहां पे ध्यान देना, फाई को क्या पढ़ेंगे? चलिए देखिए, हम पढ़ दें इसको अपने वाक्य प्रयोग में बदल रहे हैं। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। फाई क्या है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। हो गया? ये क्या है? तो घिरे हुए आवेश, और गुणे को का कहते हैं ना, घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से ध्यान रखेंगे, क्या मैंने बोला है ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है आपको। यहां ध्यान से ये समझना है, फाई को क्या कहा गया है? बंद पृष्ठ से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। हो गया? क्यू को क्या कहते हैं बच्चों? क्यू को हम कहते हैं घिरा हुआ आवेश। किससे घिरा हुआ है? बस इसी को वाक्य प्रयोग कर दिया गया। फाई को क्या कहते हैं? फाई को कहते हैं बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स या संपूर्ण फ्लक्स। क्यू को क्या कहते हैं? घिरा हुआ आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? का 1/, फिर से ध्यान रखें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसका ε0 गुना होता है? घिरे हुए आवेश का ε0 गुना होता है। अभी याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या याद हो गया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स घिरे हुए आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। नहीं आया समझ में? यही निष्कर्ष निकला है, और इसी को कहते हैं गॉस का प्रमेय। क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय। कुछ समझ में आया कि नहीं आया भाई? गॉस का प्रमेय ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का ε0 गुना होता है। यही क्या है? हमारा गॉस का प्रमेय है। और ये गॉस का प्रमेय है, और ये गॉस प्रमेय का निगमन है। निगमन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? ये गॉस प्रमेय है और गॉस प्रमेय का निगमन है। ठीक है? ये ऐसी चीज है कि पहले निगमन करना पड़ता है, तब इसका प्रमेय समझ में आता है कि कह क्या रहा है। ये रहा है कि अगर आपको किसी आवेश के कारण फ्लक्स निकालना है या किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उस आवेश को किसी पृष्ठ के अंदर क्या करो? घेर दो। अब वो पृष्ठ की डिजाइन मैटर नहीं करता कि आप किस डिजाइन का बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, ठीक है, गोला बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं, बस घिरा हुआ पृष्ठ होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? घिरा हुआ पृष्ठ होना चाहिए। तो हमको लग रहा है कि गॉस का प्रमेय थोड़ा समझ में आया होगा कि पहले स्टेटमेंट बड़ा जरूरी है, इसका स्टेटमेंट याद होना बड़ा जरूरी है। हेड डालिए गॉस का प्रमेय। देखो गॉस प्रमेय का निगमन ये पूरा समझ में आया होगा कैसे हुआ है, बस थोड़ा मान लेते हैं इसमें। चलिए लिखिए, माना